नमस्कार, मैं मनोज कंपटीशन का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा दूसरा वीडियो हो, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के तहत कलचुरी राजवंश को पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम कलचुरी राजवंश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। कलचुरी राजवंश के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पुराणों में कलचुरी के बाद कलचुरी कौन थे, दक्षिण कोंकण के प्रमुख शासक कौन रहे हैं, और एक रायपुर शाखा जो लवरी शाखा के नाम से जानी जाती है के बारे में। तो सबसे पहले हम पुराणों में कलचुरियों के बारे में कहा गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं। कलचुरियों का उल्लेख सबसे पहले पुराणों में हुआ है। जैमिनी पुराण में मकरध्वज की कथा प्रचलित है और मकरध्वज को कलचुरी काल से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मोरध्वज को। तो पुराणों में जो कलचुरियों के बारे में जो बताई गई है, कलचुरी कहाँ से आए हैं, सबसे पहला जो उल्लेख है वो ब्रह्मा का है। भगवान ब्रह्मा के एक पुत्र हैं अत्रि। अत्रि के पुत्र हुए सोम। ठीक है, भगवान ब्रह्मा के पुत्र कौन है? अत्रि। पुत्र है अत्रि, और अत्रि के पुत्र कौन है? सोम। तो सोम के जो वंशज है आगे चलकर क्या कहलाए? सोमवंशी का। और उन्हीं सोमवंशियों में से एक राजा हुआ करते थे, राजा एल। ठीक है, राजा एल। राजा एल के जो वंश था, राजा एल का जो वंश था, उनमें तीन प्रमुख राजा हुए आगे चलकर, ययाति, यदु और कुरु। ययाति हम लोग सोमवंश में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी इनका नाम आता है, जैसे कि कांकेर के सोमवंश में हम पढ़ेंगे ययाति की। ययाति वहाँ पे उन लोग अपने नाम के सामने जोड़ते, ययाति वंश के अलावा यदु और कुरु। कुरु हम सभी को पता है, तो हस्तिनापुर में राज्य करते थे। कौरवों का एक वंश हुआ करता था कि जिसके आगे चलकर कौरवों को हरा के पांडव के जो प्रमुख राजा थे युधिष्ठिर, वो वहाँ पे राजा बने। ठीक है, तो इसमें राजा एल के जो पुत्र थे, राजा एल के जो वंशज थे, वंशज कौन था? यदु था। कौन था एक वंशज? यदु के पुत्र है। ठीक है। तो है ने ही आगे चलकर एक वंश चाली को है वंश कहा गया, और है वंश ही कलचुरी वंश है। ठीक है, समझ में आ गया। यदु के पुत्र कौन है। और है ने माहिष्मती नामक एक नगर में, जबलपुर में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक राजवंश की नींव डाली जिसको कहा गया है वंश। ठीक है, और यही है वंश आगे चलकर कलचुरी वंश में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से पुराणों में है वंश या फिर कलचुरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी हम लोग देखते हैं जैमिनी पुराण। एक पुराण है, पुराण का एक पार्ट है जैमिनी पुराण। कहा गया है कि परशुराम परशुराम ने एक प्रतिज्ञा लिया था, हैहवों को नाश कर देगा। ठीक है, परशुराम ने एक प्रतिज्ञा लिया था कि वो हैहव को नाश कर देगा, और इसका उल्लेख है जैमिनी पुराण में। ठीक है, जैमिनी पुराण में जब जैमिनी पुराण के तहत उसमें बताया गया है कि वो जो है परशुराम हैहवों का नाश करेंगे, तो समाप्त कर देते हैं। उसमें पूरी तरह से समाप्त नहीं करते, उसमें चार पांच राजा बच जाते हैं। उसमें से एक राजा रहते हैं जयध्वज। ठीक है, जयध्वज का ही वंशज रहता है कोणपाद। ठीक है, जयध्वज चार पांच राजा में से एक राजा है जो बच जाता है, और उसी का जो वंशज है वो है कोणपाद। कोणपाद के तीन पुत्र होते हैं, हंसध्वज, नीलध्वज और मयूरध्वज। ठीक है, तो यहाँ पे को बताने का मेन रीजन ये है, मयूरध्वज जो है रतनपुर में शासन कर रहा होता है, और यहाँ पे हस्तिनापुर में शासन कर रहे होते हैं दोनों जो है समकालीन होते हैं, और इन्हीं पे एक कथा है इनकी, मयूरध्वज की कथा, जिनका उल्लेख जैमिनी पुराण में भी, और जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा भी है, मयूरध्वज की कथा, जिसमें मयूरध्वज और अर्जुन के मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज और अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर विवाद हो जाता है। ठीक है, तो वो कहानी हमने वीडियो में देख चुका है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें, कलचुरी कौन थे? कलचुरी कौन थे का सवाल सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कलचुरी आदि पुरुष, कलचुरियों के आदि पुरुष कृष्णराज। ठीक है, बोला जा सकते हैं स्थापक थे,
संस्थापक जो कलचुरी राजवंश था उनका संस्थापक कौन था? कृष्णराज था। सभी कलचुरी कलचुरी असल में वातापी पे, त्रिपुरी में, माहिष्मती में तो अपना साम्राज्य विस्तार अलग अलग जगह पे किया था। कलचुरी आए थे में आदि पुरुष कौन था उनका? कृष्णराज था। 550 से 575 ईस्वी का शासनकाल रहा है। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और इसका उल्लेख राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है बाल रामायण। ठीक है, राजशेखर की एक रचना है बाल रामायण, उसमें इसका उल्लेख कलचुरियों ने राजधानी बनाई थी माहिष्मती। ठीक है, कलचुरियों का अन्य नाम क्या है? तो कलचुरियों का अन्य नाम कलत्सुरी मिलता है, कटच्चुरी मिलता है, कलच्युति मिलता है और कालचूर्य मिलता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न का नाम कलचुरी राजवंश से का है। ठीक है, 3 का नाम दे देगा और एक तो भिन्न नाम दे देगा, आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। सर्वप्रथम उल्लेख अगर कलचुरी राजवंश का किया जाए तो सर्वप्रथम उल्लेख त्रैकुटक एक स्थान है, वहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उस शिलालेख में सबसे पहले जो राजा हैं कृष्णराज, उनका उल्लेख है और वहां पे राजा कृष्णराज को कहा गया है पूर्वापर समुद्रांतादि देश स्वामी। क्या कहा गया है? वापर समुद्रांतादि देश स्वामी, वहां पे कृष्णराज को कहा गया है। कहा गया है त्रैकुटक के शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ से कलचुरी कौन थे। उसके बाद दक्षिण कौशल के कलचुरी, जो हम छत्तीसगढ़ में जो राजवंश पढ़ते हैं उसके बारे में कि वो कैसे स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश था उसको के स्थापित होने के पहले हम लोग त्रिपुरी में कलचुरी के बारे में। ठीक है, त्रिपुरी में कलचुरी राजवंश स्थापित हुआ, ये जो संस्थापक थे वो थे वामराज। कौन थे? वामराज थे। और उन्हीं के बाद शासक हुए बुद्धराज। ठीक है, कोकल प्रथम, शंकरगढ़। ठीक है, तो वहां से कुछ राजा रतनपुर में आक्रमण करते हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र को विजित करते हैं और यहाँ पे राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, तो त्रिपुरी के ही एक राजा रहते हैं कोकल प्रथम। समझ में आ रहा है? त्रिपुरी के ही एक राजा रहते हैं कोकल प्रथम और उनके पुत्र रहते हैं शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक है, इसको याद रखना है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोकल प्रथम के पुत्र रहते हैं शंकरगढ़ द्वितीय, इसको मुग्धतुंग भी कहा जाता है। सबसे पहली बार ये रतनपुर क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और उस समय शासक रहते हैं रतनपुर में बाण वंश के शासक विक्रमादित्य। ठीक है, कौन रहते हैं? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। वो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग हराते हैं और अपने भाई, ठीक है, अपने भाइयों को शंकरगढ़ द्वितीय के बहुत सारे भाई रहते, तो वो अपने भाइयों को रतनपुर में शासन करने के लिए भेज देते। ठीक है, रतनपुर में उनके भाई अच्छे खासे शासन संभाल रहे होते हैं, लेकिन विक्रमादित्य फिर से अपने जो सेना है उनको इकट्ठा करता है और फिर से युद्ध कर देता है शंकरगढ़ के भाइयों के विरुद्ध और इन लोगों को हरा देता है। फिर इन लोगों को हरा के फिर से क्या करता है? रतनपुर में बिलासपुर वाले क्षेत्र में वो फिर से अपना बाणवंश वहाँ पे स्थापित करता है, पुनः स्थापित करता है। लेकिन उनको आगे चलकर सोमवंशियों के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और फाइनली वहाँ पे विक्रमादित्य हार जाता है और सोमवंश वहाँ पे शासन करते हैं। ठीक है, अब सोमवंशी शासन कर रहे होते हैं तो त्रिपुरी के ही राजा रहते हैं लक्ष्मण राज, वो आक्रमण करते हैं। त्रिपुरी के राजा कौन रहते हैं? लक्ष्मण राज, वो आक्रमण करते हैं और किसके ऊपर? सोमराज के ऊपर आक्रमण, सोमवंश के ऊपर आक्रमण करते हैं और इसको हरा देते हैं। ठीक है, सोमवंशियों को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लक्ष्मण राज आक्रमण कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं रतनपुर क्षेत्र को, लेकिन वो क्या करते हैं? वहां पे राज्य स्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक शासक आते हैं कुकल द्वितीय। कुकल द्वितीय का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है कलिंगराज। वो बहुत प्रतापी शासक रहता है। ठीक है, बहुत शक्तिशाली शासक रहता है। तो वो क्या करता है? कलिंगराज आक्रमण करेगा सोमवंशियों के विरुद्ध फिर से। क्या हुआ था? लक्ष्मण राज ने के बाद भी राज्य स्थापित नहीं किया था। वहाँ पे कौन शासन कर रहे हैं? अभी भी सोमवंश शासन कर रहे हैं। तो सोमवंशियों को फिर से कलिंगराज आते हैं, जो बल्लद्वे के पुत्र थे। ठीक है, वो आते हैं और फिर इनको हरा देते हैं, सोमवंशियों को हरा देते हैं और फाइनली वो अपना जो साम्राज्य है वो यहाँ पे स्थापित करते हैं इनको हटाकर। ठीक है, और किसकी नींव डालते हैं? कलचुरी राजवंश की नींव डालते हैं। इसीलिए कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने 1000 से 1020 तक शासन किया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कलचुरी छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा हो।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। प्रमुख शासकों के बारे में यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रश्न ऐसे बने हुए हैं, आपको 4-5 राजाओं के राजाओं के नाम दिए गए और उसमें से आपको उन लोगों को क्रम से जमाना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं जो प्रमुख शासक रहे हैं। सबसे पहला जो शासक है वो कलिंग राज। कलिंग महत्वपूर्ण शासक हैं कमल देव, सॉरी कमल राज। महत्वपूर्ण शासक है वो है रत्नदेव, रत्न, या फिर कहीं कहीं रत्न, रत्नराज, रत्नराज भी कहा गया है, रत्नराज प्रथम। ये जो प्रमुख शासक है वो है पृथ्वी प्रथम। पांचवें शासक हुए जाजल्य देव, जाजल्य प्रथम। फिर यहाँ से छठवें शासक बने रत्न देव, फिर और जाजल्य, फिर इसके बाद शासक बनते हैं जाजल्य के बाद शासक बनते हैं जगत देव, जगत, या कहीं कहीं आपको देख। फिर इसके बाद आते हैं रत्नदेव, रत्नदेव। फिर के बाद जो शासक हैं वो है प्रताप मल्ल, प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल के बाद लगभग लगभग 1222 ईस्वी के बाद अंधकार युग चालू हो जाता है। अंधकार युग का मतलब क्या है? अंधकार युग मतलब यहाँ इसके बाद, प्रताप मल्ल के बाद कलचुरी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं। के बाद राजाओं का जो है उल्लेख नहीं है। बाद जो है अंधकार माना गया है इसके बाद के युग। लगभग 200 वर्षों का ये गैप रहता है जहाँ पे के बीच के शासकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं। के बाद जो आते हैं वो है प्रमुख शासक बाहर शाह, या फिर इन्हीं को बहारेंद्र, बहारेंद्र शाह। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख शासक बहारेंद्र के बाद कल्याण शाह, कल्याण शाह। फिर आते हैं तखत सिंह, फिर आते हैं राज सिंह, राज सिंह के बाद आएंगे सिरदार सिंह, आर, और फिर 1740 तक, 1000 ईस्वी का इनका राजकाल है वो। कब से कब तक चलता है? 1740 तक इनका कलचुरियों का जो शासन रहता है वो छत्तीसगढ़ में रहता है प्रत्यक्ष रूप से। के बाद अप्रत्यक्ष रूप से 1750 तक मराठी शासन कर अपने यहाँ पे नियुक्त करके। ठीक है, तो लेकिन प्रमुख रूप से बोला जाए 1000 ईस्वी से 1741 तक कचूरियों का शासन छत्तीसगढ़ में रहा। ये सभी नाम आप लोगों को लगभग 17 जो राजा है उसके नाम जो है याद रखने हैं, क्यों कि इनके राजाओं के नामों को पूछा गया है क्रम अनुसार जमाने के लिए। तो कलिंगराज, कलिंगराज के बाद कमलराज, फिर रत्नदेव, याद रख सकते हो आप आर के नाम, आर पी जे। सबसे पहले रत्नदेव आएंगे, फिर पृथ्वीदेव, फिर कौन आएंगे? जाजलदेव। फिर रिपीट होगा रत्नदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय। फिर जगत देव बीच में आएंगे, फिर रत्नदेव तृतीय आते हैं, उसके बाद प्रतापमल, फिर अंधकार युग, फिर बाहर शाह या बहारेंद्र शाह, फिर कल्याण शाह, तखत सिंह। तखत सिंह के बाद कौन आएंगे? राज सिंह, सिरदार सिंह और
रघुनाथ सिंह। 1741 ईस्वी तक का शासन चलता। अब एक एक करके जो है हम लोग के पहले एमसीक्यू के पहले एक और चीज़ है जो छूट रही है, वो है रायपुर में जो शाखा रही है कलचुरियों की, वो ठीक है। तो रायपुर में जो कलचुरियों की जो शाखा रही है उनको लहुरी शाखा बोला गया है। इस लहुरी शाखा की शुरुआत कैसे होती है वो, अंधकार युग के समय एक शासक हुआ करते हैं जिसका नाम रहता है जगन्नाथ। ठीक है, क्या नाम रहता है? जगन्नाथ नाम रहता है। दो पुत्र रहते हैं, एक का नाम रहता है वीर सिंह और दूसरे का नाम रहता है नाथ सिंह। वीर सिंह क्या करता है? वीर सिंह जो है रतनपुर क्षेत्र में अपना शासन राज्य स्थापित करता है। आगे चलकर रतनपुर वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे वो शासनभार संभालता है। और देवनाथ सिंह कहाँ पे संभालता है? रायपुर क्षेत्र में शासनभार संभालता है। ठीक है, उसके बाद देवनाथ सिंह को कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। से सामना करना पड़ता है, खल्लारी क्षेत्र में रतनपुर के ही कुछ शासक वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। चार नाम दिखे खल्लारी में। रतनपुर के जो शासक है उनसे विवाद होने के कारण इन लोग खल्लारी में जो है अपना अपना शासन चला रहे थे। कौन कौन? लक्ष्मी देव, सिंहर देव, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव। तो लक्ष्मी देव के बाद एक शासक आते हैं सिंहर देव। सिंहर देव का संघर्ष होता है देवनाथ सिंह से, और देवनाथ सिंह पर आक्रमण करके सिंहर देव क्या करता है? इनको हरा देते हैं और रायपुर क्षेत्र में अपनी शाखा स्थापित करते हैं, अर्थात कलचुरी स्थापित हो जाते हैं। सिंहर देव के बाद रामचंद्र देव है प्रत्यक्ष रूप से रायपुर क्षेत्र में अपना अपना जो राजवंश है वो स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए रायपुर के कलचुरियों में रायपुर की लहुरी शाखा के संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाए तो वो रामचंद्र देव को माना जाता है। ठीक है, का जो शासनकाल है 1380 से 1400 के बीच रहा है। और इसके बाद आते हैं ब्रह्मदेव जो 1400 से 1420 तक शासन करते हैं। की राजधानी क्या रही थी? लहुरी शाखा की राजधानी रही थी। पहले खल्लारी रही थी, फिर बाद में इनकी राजधानी परिवर्तित जाती है रायपुर में। ठीक है, एक एक करके अब प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ राजाओं के बारे में हम देखेंगे भी ब्रीफ में डिटेल, जो महत्वपूर्ण बिंदु है समझेंगे। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक पाली था। और कलचुरी शासक, वह कलचुरी शासक कौन था? ठीक है, जिसने पाली प्रदेश को विजित किया वो कलचुरी शासक कौन था? बहुत आसान प्रश्न है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस, वो है शंकरगढ़ द्वीप। ठीक है, कौन है? शंकरगढ़ द्वीप है, जो क्या करता है? पाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित कर देता है और अपने भाइयों को क्या करता है यहाँ पे शासन करने के लिए भेज देता है रतनपुर क्षेत्र। के बाद है महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? महामाया मंदिर है वो बनाया गया था रत्नदेव प्रथम के समय। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के समय। रत्नदेव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, बारे में थोड़ा सा हम लोग। रत्न प्रथम से रिलेटेड काफी प्रश्न आता है एग्जाम में। सबसे पहली चीज रत्नदेव के बारे में, शासनकाल इंपॉर्टेंट। शासन काल कब से कब तक था? 105 से, याद रखना, 5 तक। कब से कब तक? 1045 से 105 तक इनका शासनकाल था। दूसरा महत्वपूर्ण था, इन राजधानी जो है वो परिवर्तित किया, नया राजधानी बनाया था रतनपुर। कलचुरियों की आरंभिक राजधानी क्या रहती है? तो मान रहती है, हमेशा ध्यान में रखना। कलचुरी आरंभिक राजधानी, आरंभिक राजधानी, जब कलिंग राज यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करते हैं तो किसको राजधानी बनाते हैं? मान को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो तुमान से शासन करने वाले कौन कौन से शासक हुए? कलिंग राज हुए, उसके बाद कमल राज हुए, और रत्नदेव प्रथम ने भी शासन है वो तुमान की राजधानी रहते हुए ही स्टार्ट करी किया था। लेकिन वो क्या करते हैं आगे चलकर रतनपुर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, रतनपुर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण, रतनपुर में ही एक कुप्रतीक, ठीक है, एक मंदिर की स्थापित करते हैं जिसका नाम है महामाया
महामाया मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पे? रतनपुर में। बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात ये है रत्नदेव प्रथम से रिलेटेड, कि रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में बहुत सारे तालाब जो है बनाए थे। ठीक है, इसीलिए के शासनकाल में रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा गया है, तालाबों की नगरी कहा जाता था। इसके अलावा ये भी चीज़ पूछा जा चुका है कि विवाह किनसे हुआ था। इसका विवाह हुआ था मुनल्ला से। वजू वर्मा की पुत्री रहे मुनल्ला। कुमोमंडल के राजा रहते हैं वजू वर्मा, उनकी पुत्री रहती है जिससे इनका विवाह हुआ रहता है। पर प्रश्न पूछा गया है कुमोमंडल के राजा वजू वर्मा की पुत्री से किस कलचुरी शासक का विवाह हुआ था? का विवाह हुआ था रत्नदेव प्रथम का विवाह हुआ था। ये कुछ चीजें हैं जो रत्नदेव प्रथम के बारे में आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इसके पहले जो शासक रहे हैं वो रहे हैं कलिंगराज। कलिंगराज के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो सबसे पहला ये है कि संस्थापक कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ के। दूसरा महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था तुम्बाड़ को। इसके अलावा कलिंगराज के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है अलबरूनी, उन्होंने का उल्लेख किया अलबरूनी ने, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा उन्होंने एक महिषासुर मर्दिनी नामक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो ये कुछ शासक के नाम दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कुछ कलचुरी शासकों के नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा कि वो क्रमानुसार जमाइए। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन पहले आएगा? इन चारों में से कमलराज पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि कलिंगराज के बाद वही शासक बनते हैं। फिर कमलराज के बाद रत्नराज प्रथम आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम हमारे पास ऑप्शन में नहीं। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजल्यदेव प्रथम में आएंगे। और फिर अंधकार युग के बाद पहले जो शासक आते हैं वो आते हैं बहारेंद्र शाह। तो क्रम कैसे हो जाएगा? 3 4 4। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा रत्नदेव। इसका सही आंसर क्या होगा? रत्नदेव। रत्नदेव द्वितीय के बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। रत्न का जो राज्यकाल रहता है काफी संघर्ष भरा रहता है, ये लड़ते ही रहते हैं। पहली लड़ाई है और सभी को इन्होंने शासक रहे हैं, सभी शासकों के इन्होंने अपने संघर्षों में सभी को हराया था। सबसे पहले जो शासक का नाम आता है वो है शासक अनंत वर्मन चोड़गंग। एक शासक है जिसका नाम है अनंत वर्मन चोड़गंग। तो ये जो शासक है जिनको पराजित करते हैं बंगाल के गोड़ वंश। और एक और है जिसको बोला जाता है भंज या फिर गंज शासक, का नाम रहता है हर, को भी ये पराजित करते हैं। ठीक है, इनके अलावा इनके राज्य दरबार में एक खगोल शास्त्री भी रहते हैं। खगोल शास्त्री का नाम क्या था? पद्मनाभ। पद्मनाभ। उन्हें पद्मनाभ ने चंद्र ग्रहण की गणना किया था। चंद्र ग्रहण की गणना। क्या आप लोग रत्नदेव द्वितीय के बारे में चीजें याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रत्नदेव। अनंत वर्मन चोड़गंग के साथ संघर्ष होता है, उनको जो है युद्ध में हरा देते हैं। दूसरा संघर्ष बंगाल के गोंड वंश के साथ होता है और तीसरा संघर्ष भंज शासक या गंज शासक हरबोह के। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? पुनरुद्धार में याद रखना है आप,
सबसे पहले याद रखना है पाली का शिव पाली का शिव मंदिर। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को राजीव लोचन मंदिर, राजीव में है राजीव लोचन मंदिर। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है खरौद का लखनेश्वर मंदिर, लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इनका निर्माण कार्य किसी और ने करवाया था। जैसे इनका निर्माण कार्य, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कार्य कौन करवाते हैं? का निर्माण करवाते हैं विक्रमादित्य, विक्रमा बाणवंशी। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? नलवंशी शासक विलास दास। और जो लखनेश्वर मंदिर है इनके जो निर्माण करता है वो है ईशान देव पांडुवंशी शासक है। ये जो तीन नाम मैंने लिखे हैं निर्माण करता है। ठीक है, तो मूल रूप से इन मंदिरों को बनवाया किसने था? पाली के शिव मंदिर को विक्रमादित्य ने बनवाया था, तो एक बाणवंशी शासक रहे हैं। राजीव लोचन मंदिर विलास तुंग ने बनवाया है, नलवंशी शासक रहे हैं। और खरौद का लखनेश्वर मंदिर, इस मंदिर को किसने बनवाया है? मंदिर को बनवाया है पांडुवंशी शासक ईशान देव ने। ठीक है, अब कलचुरी काल में भी मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ था, तो वो पुनरुद्धार किसने किया था ये याद रखना है आप। पाली का शिव मंदिर ये किया था जाजल्य देव। जाजल्य देव के समय हुआ था, जाजल्य देव प्रथम के समय हुआ था। बात हो रही है या फिर राजीव लोचन मंदिर इसको करवाया था पृथ्वी, ये जो सेनापति रहते हैं वो। ठीक है, इनका नाम रहता है जगदेव, जगदेव नाम रहता है। और खरौद के लखनेश्वर मंदिर का जो है वो रत्नदेव द्वितीय के। ठीक है, तीन मंदिर आप लोगों को जानना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किसने किया? तो पृथ्वी देव। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। रत्नदेव तृतीय का मैंने बता दिया किसने कौन सा मंदिर किए थे, खरौद का लखनेश्वर मंदिर। ठीक है, छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने गई को राजधानी बनाया? तो छुरी कोसगई को राजधानी बनाया था बहारेंद्र साय ने। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को, बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय के बारे में दो चीजें महत्वपूर्ण, बहारेंद्र या फिर बाहर साय बोल सकते हैं आप लोग, बहारेंद्र साय के बारे में दो। एक तो इनके समय आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ इस कलचुरी शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण सबसे ज्यादा देखने को, बाहर साय के समय मुस्लिम आक्रमण बहुत ज्यादा देखने को। से बचने के लिए इन्होंने राजधानी रतनपुर से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया था? कोस गई कर दिया था, कोस गई। याद रखना है आप लोगों को बहारेंद्र साय के बारे में दो चीज। का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बहारेंद्र साय। इसके अलावा यहाँ पे तखत सिंह और कल्याण साय का भी नाम देखने को। तखत सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण, तखत तखत सिंह तखत सिंह ने अपने नाम पर तखतपुर नामक एक नगर बसाया था। ठीक है, इसके अलावा कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं होने के कारण ये अपनी पत्नी का युग प्रथा करवाते हैं एक बड़गैया नामक ब्राह्मण से। बड़गैया नामक ब्राह्मण से, बड़गैया नामक ब्राह्मण से क्या करवाते हैं? अपनी पत्नी का प्रथा करवाते हैं, जिससे से जो है एक पुत्र उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? एक पुत्र। इस पुत्र का नाम रहता है राज सिंह। समझ में आ गया? तखत सिंह निसंतान रहता है तो क्या करता है? अपनी पत्नी, अपनी पत्नी का नियोग प्रथा करवाता है किससे? बड़गैया नामक एक ब्राह्मण से, जिससे राज सिंह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, राज सिंह। राज सिंह के बाद इनके पुत्र होते हैं कौन? विश्वनाथ सिंह।
राज सिंह का पुत्र कौन रहता है? विश्वनाथ। इसको क्यों बता रहा हूँ, इसका मेन रीजन क्या है? राज सिंह दरबार में एक दरबारी कवि रहता है, दरबारी कवि, इनका नाम रहता है गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र, ठीक है। उसमें का नाम है, एक रचना किया रहता है जिसका नाम है खूब तमाशा। स्टोरी तमाशा जैसा ही रहता है। क्यों? क्यों विश्वनाथ सिंह जो है आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। देखो, आत्महत्या क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहा हूँ। ही संतान रहते हैं तखत सिंह। तखत सिंह से जो है तखत सिंह अपनी पत्नी का नियोग प्रथा करवा देते हैं, और जिससे कौन उत्पन्न हुए? राज सिंह। राज सिंह के बाद राज सिंह के बेटे कौन हुए? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह को जब पता चलता है कि उनके पिता है वो मूल रूप से कलचुरी नहीं है, वो किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं प्रथा के द्वारा। वो जो है इन सब चीज़ों को सह नहीं पाते हैं और आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेते हैं। यही सब स्टोरी लिखी गई है, खूब तमाशा में लिखी गई। तमाशा नामक रचना किसकी है? गोपाल मिश्र की है। और गोपाल मिश्र के दरबार में रहते हैं? राज सिंह के दरबार में रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कैसे पूछा गया है? गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? तो राज सिंह के दरबारी कवि थे। गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र जो है उनकी रचना क्या रही है? तो खूब तमाशा रही है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से महत्व। कल्याण साय के बारे में एक बहुत महत्व। जहांगीर, जहांगीर दरबार में 8 वर्षों तक रहे, 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के समकालीन कौन से शासक थे? यहाँ पे आप लोग याद रखना कल्याण साय। और इनका उल्लेख किस में है? तो इनका उल्लेख जो है गोपल्ला, गोपल्ला गीत में, के अलावा जहांगीर नामा में भी, कि जहांगीर नामा एक रचना है, वहाँ पे भी उसका उल्लेख है। कल्याण साय जो है किसके दरबार में रहे थे? जहांगीर के दरबार में रहे थे, जो मुगल शासक थे उनके। और गोपल्ला गीत शासन काल में एक वीर रहते हैं, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा रहते हैं, वीर पुरुष, जिनका नाम रहता है गोपाल, गोपाल वीर, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर एक गोपल्ला गीत, एक लोक कथा है, में इसका उल्लेख है। आप लोग कल्याण साय के बारे में याद रख लेना। कल्याण साय ने एक जमाबंदी प्रणाली भी करी थी। जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किसने? याद रख लेना आप लोग, जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? कल्याण साय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कचूरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो ये बादल महल जो बनवाया है राज सिंह। बादल महल, बादल महल इसी सतखंडा महल भी कहा जाता है। खंडा को बनाया किसने? तो बनाया है राज सिंह, ठीक है। पत्नी कजरा देवी, पत्नी कजरा, याद रख लेना। ने बनवाया बादल महल? तो राज सिंह ने बनवाया है अपनी पत्नी कजरा देवी की याद में। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की? तो इसको अब भी थोड़ी देर पहले बताया किस कवि ने किया था इसको, की रचना। तो इसको किया था गोपाल मिश्र ने, ठीक है। गोपाल मिश्र ने रचना किया था। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था? ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। अभी हाल ही में पूछा गया है, सी 2019 वाले 2000 हाल ही में पूछा गया है प्रश्न। तो गोरखनाथ के शिष्य राजा लदेव, इसके शिष्य राजा लदेव प्रथम, ठीक है। महमूद खिलजी ने रतनपुर पर हमला कब किया? 1375, 1376 में, 1440-41 में, 1422 में, या फिर 1400? ये हुआ था महमूद खिलजी का आक्रमण अंधकार युग के समय, ठीक है। 1440 में ही रतनपुर क्षेत्र में आक्रमण करते हैं महमूद खिलजी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा हुआ भारतेंद्र शाह के समय भी आक्रमण बढ़ गया था। तो उसके पहले भी मैं प्रयास कर चुके थे अंधकार युग के समय, ठीक है, आक्रमण करने का रतनपुर क्षेत्र।
निम्नलिखित में से कौन सी जो मिलित नहीं? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्माड़ में पृथ्वी प्रथम, बिल्कुल सही है। विष्णु मंदिर जांजगीर चांपा जाजलदेव, क्या सही है? ये भी सही है। शिव मंदिर पाली में पृथ्वी, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का, या फिर लक्ष्मण मंदिर नहीं है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मण, या फिर इसको कहा जा सकता है लखनेश, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद, रत्नदेव तृतीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव मंदिर पाली, नहीं बनवाया था पृथ्वीदेव द्वितीय। तो बनवाया तक किसने था? तो बनवाया था विक्रमादित्य, जो बाणवंशी शासक है वो। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसको जीर्णोद्धार करवाया था जाजलदेव प्रथम ने। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ईशान देव ने करवाया था, जो पांडुवंशी शासक है। लेकिन इसका जो पुनरुद्धार है या रत्नदेव करवाया, तो पहले भी देख चुके। जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा नगर ही किसने बसाया था? जाजलदेव प्रथम ने बसाया था अपने नाम पे। जाजलदेव प्रथम ने वहां पे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर ये प्रथम बनवाते हैं वहां। के अलावा ये वो प्रथम जो है एक मंदिर है, बंकेश्वर मंदिर, बंकेश्वर मंदिर। यहाँ पे इस मंदिर में चतुष्का, चतुष्का अर्थात 4 स्तंभ निर्मित करते हैं, 4 स्तंभ निर्मित करते हैं। किसमें? चतुष्का कहाँ पे निर्मित कर रहे हैं? बंकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग प्रथम के बारे में। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में एक चीज और महत्वपूर्ण है, इन्होंने 2 प्रदेश विजिट किए थे। वो प्रदेश कौन कौन से थे? वो प्रदेश था गोमो मंडल और सरगुजा, ये 2 प्रदेश विजिट, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको कुछ उपाधियां दी गई थी। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, तो कुछ उपाधियां दी गई थी। वो उपाधियां कौन कौन सी? सबसे प्रमुख उपाधि थी सकल कौशलाधिपति, सकल का, के अलावा समाधिगता शेष, समाधिगता शेष के अलावा पंच महाशब्द, पंच महाशब्द नामक उपाधि दी गई थी इनको, पृथ्वीदेव प्रथम को। और इनको अमोदा ताम्रपत्र में, अमोदा ताम्रपत्र में 1000 गांव का स्वामी भी कहा गया है, 1000 गांव का स्वामी भी कहा गया है। कुछ चीजें हैं जो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ राजाओं के नाम दिए गए, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव का मैं सही आंसर बता देता हूँ। सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। तो जीर्णोद्धार कौन करवाते हैं? रत्नदेव, रत्नदेव, माफ कीजिए, जीर्णोद्धार से रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। क्या करवा रहे हैं? इनके सेनापति राजीव लोचन करवा रहे हैं। छेदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव से पराजय। तो छेदक वंशी जो राजा रहते हैं सोमेश्वर देव का संघर्ष होता है जाजल्य देव, जाजल्य देव प्रथम से इनका संघर्ष होता है, और जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर देव को हरा देते हैं। लेकिन अपनी माता के कहने पर कि वो क्या करते हैं? जाजल्य देव को, सोमेश्वर देव को मुक्त कर देते हैं, रिहा कर देते हैं। इसका संघर्ष किससे हुआ था? जाजल्य देव प्रथम। सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण करी है? प्रथम ने। और त्रिपुरी के कचूरी राजा जयसी को किसने हराया था?
इसको हराया था जाजल्य देव, ठीक है, जाजल्य देव द्वितीय ने। तो यहाँ पे से आ जाएंगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका पहला आंसर क्या आ जाएगा, पहले का पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वी प्रथम किस में आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए का 3। जाजल्य देव प्रथम किस में आ जाएगा, दूसरे में ही आ जाएगा। जाजल्य देव द्वितीय में आ जाएगा, जाजल्य देव है आपका चौथे में आ जाएगा, और पृथ्वीदेव द्वितीय आ जाएगा, द्वितीय आ जाएगा पहले में। तो आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4-1, 4-1 ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। ये रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन चेंज आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2-4-1। देव प्रथम सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर रहा है। जाजल्य देव क्या कर रहे हैं, इनके टाइम पे सोमेश्वर देव के साथ इनका संघर्ष हो रहा है। जाजल्य देव द्वितीय कलचुरी राजा राजा जैसी ही के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसमें वो हरा देते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय, द्वितीय के बारे में क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, राजीव लोचन का जीर्णोद्धार हुआ था। तो इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं, घटनाक्रम दिया गया है। कलिंगराज, जाजल्यदेव प्रथम, कल्याण से और रघुनाथ। कलिंगराज, कलिंगराज के बारे में क्या सही हो सकता है, मुगल दरबार में उपस्थित हुए आएगा, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण, मान को राजधानी बनाए, ये बिल्कुल सही है। जब वो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की नींव डालते हैं तो किसको राजधानी बनाते हैं, तुम्बाड़ को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसा बना सकते हैं आप लोग। जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम में क्या आना चाहिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उसका संघर्ष बस्तर के छिंतक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव के साथ हुआ था, जिसमें तो वो पराजित कर देते हैं। तो जाजल्य देव प्रथम का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कल्याण साय, कल्याण साय के बारे में क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में उपस्थित हुए, जहां उनको 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, 1। रघुनाथ सिंह, अब बच क्या गया, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण। रघुनाथ सिंह जो अंतिम कलचुरी शासक रहते हैं, इनके समय पे भास्कर पंत नामक सेनापति, रघुजी प्रथम के एक सेनापति रहते हैं मराठा शासक, वो आक्रमण कर देते हैं छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र में, और रतनपुर को विजित कर लेते हैं। चूंकि रघुनाथ सिंह बहुत वृद्ध हो जा रहता है, इसलिए वो क्या करता है, संघर्ष का सामना नहीं कर पाता है। ठीक है, युद्ध का सामना नहीं कर पाता है, और उस समय उनके पुत्र की भी हो गई रहती है, तो उसके विलाप में भी, शोक में भी डूबे रहते हैं, तो संघर्ष नहीं करते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण, रघुनाथ सिंह। इस प्रकार से कलचुरियों का जो है राजवंश समाप्त हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3-4-1, 4-1 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से प्रतिहार राजा भोज को हराया, तो हाल ही में पूछा गया है, तो याद कर लेना आप लोग, कुकलदेव प्रथम। हालांकि कुकलदेव प्रथम का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश से नहीं रहा है, ये त्रिपुरी के कलचुरी शासक रहे। ठीक है, इन्होंने है प्रतिहार राजा भोज को हराया था, और वहाँ पे एक विजय स्तंभ भी स्थापित किया था। प्रश्न अभी हाल ही में 2019 के पेपर में पूछा गया है। भारतीय, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के है वंशी शासकों की राजधानियां नहीं, माफ कीजिएगा, कौन सी जो है राजधानियां रही थी। 4 क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि ये 4 क्षेत्रों में से कौन सा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ की राजधानियां थी। क्या तुम्बाड़ था, बिल्कुल सही बात है, तुम्बाड़ था राजधानी। कलिंगराज ने सबसे पहले राजधानी क्या बसाया था, तुम्बाड़ को बसाया था। कलिंगराज ने सबसे पहले राजधानी कहाँ पे स्थापित किया था, तुम्बाड़ में स्थापित किया था। क्या रतनपुर था राजधानी, बिल्कुल था राजधानी। बनाया था राजधानी इसको, रत्नदेव बनाया था, रत्नदेव प्रथम राजधानी बनाया। क्या पाली था, था पाली, पाली जो था बाणवंशी शासकों की राजधानी थी विक्रमादित्य की। क्या रायपुर था, बिल्कुल था रायपुर। आगे चल के लहुरी शाखा की राजधानी क्या बनती है, रायपुर बनती। तो ये यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमने आज छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लहुरी शाखा से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। इसके अलावा कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी कुछ आप लोगों ने इससे सीखा होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद।